हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू DIS। DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स के नए सेगमेंट के साथ नए न्यूज़ के साथ यहाँ पर हाजिर हैं। एंड अगर आपने जो है अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए आज देखेंगे कि आज के करंट अफेयर्स में हम कौन से न्यूज़ कवर करने वाले हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट है। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ओके, ये क्यों चर्चा में है इस पे भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो विच इज कॉल्ड AAIB। ओके, दूसरा न्यूज है यहाँ पर, इंडिया स्लिप्स टू 131st पोजीशन आउट ऑफ 148 कंट्रीज इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। यानी 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो कि जारी किया गया है, इसमें भारत का प्रदर्शन जो है उस पर हम लोग बात करेंगे कि भारत की रैंकिंग इसमें क्या रही। हालांकि इसमें गिरावट आई है, बाकी हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ चर्चा में है तोतापुरी मैंगोज, है ना। ये तोतापुरी मैंगोज क्यों चर्चा में आ गया और व्हाई दिस इज इन न्यूज, इस पे भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग आज के पहले न्यूज से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो पहला न्यूज है बेसिकली दैट इज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो विच इज कॉल्ड AAIB। आइए इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर कि ये जो अभी अभी आइए यहाँ पर ये चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अ ट्रेजिक एयर इंडिया एयरक्राफ्ट क्रैश नियर अहमदाबाद एयरपोर्ट हैज प्रॉम्प्टेड द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो टू लॉन्च अ फॉर्मर प्रॉब फॉलोइंग ग्लोब ICO स्टैंडर्ड। अहमदाबाद के हवाई अड्डे के निकट एयर इंडिया विमान दुर्घटना के दुखद परिणाम स्वरूप विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने वैश्विक ICO के मानकों का पालन करते हुए औपचारिक जांच शुरू कर दी है। जैसा कि आप सबको पता है कि जो है एयर इंडिया का जो फ्लाइट, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि जो क्रैश हुआ अहमदाबाद में, ये बड़ा ही दुखद घटना हुई क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में जितने भी पैसेंजर्स थे, मात्र एक पैसेंजर जो है वो उसमें यहाँ पे सरवाइव कर पाए हैं। बाकी जितने भी पैसेंजर्स थे वहां पर हम क्या देखेंगे कि उन सभी की क्या हुई, यहाँ पर इस प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं, बहुत ही दुखद घटना। बहुत सारे परिवार वालों ने अपने परिवार वालों को खोया है और इसके न्यूज आप देखेंगे तो बहुत जो है बहुत ही ये भयावह रहा ये दुर्घटना। लेकिन जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पे कि अगर इस तरह की कोई प्लेन क्रैश की घटना होती है तो उसके बाद के आगे के क्या कार्य होते हैं, उसके बाद जो है उसकी जांच शुरू हो जाती है कि आखिर क्या कारण था, क्या रीजन था जो इस तरह की दुर्घटना घटी है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि आपने देखा कि AAIB जो है इस दुर्घटना की इसने जांच शुरू कर दी है। तो अबाउट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, हाँ, ये जो प्लेन है एयर इंडिया की फ्लाइट जो थी यहाँ पर ये जा रही थी, लंदन जा रही थी और इसमें बैठे सभी जो यात्री हैं, मात्र एक, जिसमें मैंने अभी आपसे बताया कि सिर्फ एक जो है यात्री इसमें बच पाए हैं और बाकी जो है सभी जो है यहाँ पर इतनी बहुत ही भयावह रहा ये प्लेन क्रैश की घटना। और अमूमन आप देखेंगे जब बात किया जाए कि प्लेन क्रैश की घटनाएं जो होती हैं वो ज्यादातर या तो टेक ऑफ के समय या जब वो लैंड कर रहा होता है तब होती हैं। तो उसके पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कारण थे जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई, है ना। तो आइए इसके बारे में देखेंगे कि AAIB जो है इसमें क्या भूमिका निभा सकता है। ये क्या है AAIB? स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्रॉबिंग एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट और सीरियस इंसिडेंट्स इन एयर स्पेस, है ना, इंडियन एयर स्पेस। ये आपको ध्यान रखना है। यानी AAIB का जो क्षेत्र अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये भारतीय हवाई क्षेत्र में विमान दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं की जांच के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक जांच क्या है, निकाय है, जो कि क्या करेगी, इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसकी जांच करेगी यहाँ पर। अब AAIB के बारे में आइए थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि इससे संबंधित, जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अंडर विच मिनिस्ट्री दिस इज? सो बेसिकली दिस इज इन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ओके, एस्टैब्लिश्ड कब हुआ है ये? तो ऑन 30 जुलाई 2012। ओके, लीगल बेसिस के बारे में अगर बात करें तो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स रूल 2017। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन और एक्सीडेंट्स से रिलेटेड जो रूल्स है 2017, इसको हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये फॉलो करता है।
अब आते हैं यहाँ पर इसमें कुछ और चीजें, जैसे ग्लोबल लिंकेज एनेक्स 13 ऑफ द शिकागो कन्वेंशन 1944 अंडर द आईसीओ। तो आप देखेंगे कि जैसे वर्ल्ड में, चूंकि आपको पता है कि सभी हवाई जहाज एक देश से दूसरे देश, तो इसमें क्या है कि एक स्टैंडर्ड है जो कि आईसीओ के द्वारा क्या किया जाता है, फॉलो अप किया जाता है, कि ताकि बड़ी दुर्घटना से हम क्या कर सके, बच सके। हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए है क्या ये चीज, आप देखेंगे जैसे खासतौर से जब प्लेन क्रैश जैसी घटना घटती है तो उसमें बचने के चांसेस बिल्कुल क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। अगर कोई बच गए तो इट्स मिरेकल, है ना। तो यहाँ पर प्लेन क्रैश को, यानी इसमें जरूरी क्या है कि हम प्लेन क्रैश जैसी घटनाओं को कम से कम, जितना कम हो सकता है वो उतना कम हो। हमें उसके सिक्योरिटी के लिए, उसके सेफ्टी के लिए वी हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट दैट, एंड इसके लिए आईसीएओ, फिर उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय विमानपत्तन है ना, यहाँ पर जितने भी हैं उसको सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजरमेंट्स का पूरी तरह से पालन किया जाता है। फिर भी अनफॉर्चुनेटली इस तरह की घटनाएं, यानी इस तरह की बड़ी घटनाएं, प्लेन क्रैश हो जाए, तो फिर हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें क्या आगे की जो कार्रवाई है, जिसमें कि अभी आपने देखा कि AAIB इसमें क्या करेगा, तो मैंडेट और जुरिडिक्शन में इन्वेस्टिगेट, यानी AAIB क्या करेगा यहाँ पर, इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट सीरियस इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग, यानी दुर्घटनाओं, गंभीर घटनाओं की ये जांच करता है AAIB। उसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए, जैसे एयरक्राफ्ट जो कि AUV है, यानी कि लगभग 2250 किलोग्राम से अधिक वजन वाले जो विमान हैं जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं या इस तरह की कुछ घटना घटी है, तो उसकी जांच करेंगे। ऑल टर्बोजेट एयरक्राफ्ट इसके अंतर्गत आते हैं, यानी ये किसकी जांच के दायरे में कौन कौन आ सकते हैं, जो भी टर्बोजेट विमान है वो। Many investigate smaller aircraft cases if necessary for public safety, है ना, यानी सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक होने पर छोटे विमानों के मामलों की जांच ये कर सकते हैं। मींस एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर लगा कि हाँ यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है तो उसमें आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि इसकी जांच की जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन और इसके क्लासिफिकेशन पे। सो बेसिकली कैटेगरीज एविएशन अकरेंस इनटू एक्सीडेंट, सीरियस इंसिडेंट्स एंड इंसिडेंट्स, यानी गंभीर घटना, दुर्घटना, ठीक है, ये सब इसके जांच के दायरे में आते हैं। और AAIB के जो फाइनल रिपोर्ट्स आता है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि प्रिपेयर्स पब्लिक रिपोर्ट्स आफ्टर डीजीज अप्रूवल फॉरवर्डेड टू ICAO अफेक्टेड स्टेट्स ऑल्सो। अंतिम रिपोर्ट हम क्या देखेंगे यहाँ पर, महानिदेशक की मंजूरी के बाद सार्वजनिक रिपोर्ट तैयार करते हैं और आईसीओ प्रभावित राज्यों को ये भेजा जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या देखेंगे कि AAIB के जो कार्य हैं और कार्य क्षेत्र है, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। अब आते हैं यहाँ पे कि इसमें सेफ्टी को लेकर के, चूंकि सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है जब भी प्लेन क्रैश होता है, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि व्हाट अबाउट द सेफ्टी रिकमेंडेशन और व्हाट अबाउट द फॉलो अप द सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन। तो बेसिकली नीति स्तरीय कार्यान्वयन के लिए DGCA या विदेशी विनियामकों को ये भेजी जाती है और सेफ्टी स्टडीज किया जाता है, एनालाइज करते हैं सिस्टमिक एविएशन रिस्क और रिकमेंड करते हैं लॉन्ग टर्म रिफॉर्म के लिए कि फिर से इस तरह की घटनाएं नहीं हो। जैसे आप देखेंगे कि किसी किसी देश के जो एयरलाइंस हैं वो ऑलरेडी क्या है, लाइक ब्लैक लिस्टेड इसलिए कर दिए जाते हैं क्योंकि इनके यहाँ अगर आप जा रहे हैं तो बहुत जोखिम है। जैसे आप देखेंगे नेपाल एयरवेज, उसमें कुछ ना कुछ घटनाएं आपको सुनने को मिल जाएंगी। तो क्या है कि उस तरह से क्या कि यानी आपने वो जो सेफ्टी पैरामीटर्स है वो आपने नहीं फॉलो किया, तो कहीं ना कहीं से इस तरह की घटनाएं घटती हैं। प्लेन क्रैश जैसी घटनाएं जिसमें कि सोच लीजिए कि लोगों की जानें, उसमें क्या बड़ी संख्या में लोगों की जानें चली जाती हैं। तो ये सारी चीजें देखी जाती है। लीगल सपोर्ट में अगर देखा जाए तो 2017 के नियम 12 के अनुसार न्यायालयों और मूल्यांकनकर्ताओं की सहायता करते हैं ये। तो AAIB के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह से जो है इनके कार्य के संदर्भ में हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो ये जो पूरी घटना घटी है ना, तो AAIB की भूमिका हम देखेंगे। अब बात करते हैं कि अभी जो एयर इंडिया का प्लेन जो क्रैश किया, तो उसमें क्या है कि अब उसके ब्लैक बॉक्स को क्या किया जा रहा है, सर्च किया जा रहा है। तो जब भी प्लेन क्रैश होता है तो आप देखेंगे उसके बाद न्यूज में आ जाता है क्या आपको यहाँ पर कि ब्लैक बॉक्स के को सर्च चल रहा है, और ब्लैक बॉक्स से ही मेन बातें जो है वो निकल करके सामने आ जाती हैं कि भाई क्या कंडीशन था और क्या स्थिति थी उस टाइम पे। तो अब आइए देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा, ब्लैक बॉक्स के बारे में, कि आफ्टर अ गेटविक बाउंड एयर इंडिया प्लेन AI-171 crash, the search for the flight's black box continues, which is crucial equipment to find out what happened moments before the disaster। यानी कि जो गेटविक जाने वाला एयर इंडिया का जो विमान था AI-171, इसका ये विमान संख्या थी,
कि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विमान के ब्लैक बॉक्स की खोज जो है वो जारी है, जो ये पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है कि दुर्घटना से कुछ क्षण पहले क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड बिफोर द डिजास्टर, व्हाट हैपेंड मोमेंट्स बिफोर द डिजास्टर, इसके पहले कौन सी घटना क्या हुआ था, ताकि ये सारी चीजें सामने आ सके। अब आते हैं कि ब्लैक बॉक्स के बारे में, कि ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है। अगर इसके बारे में जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो इनसाइड स्टोरी है वो ऑलरेडी वहां पता चल जाता है, ठीक है। जैसे इट इज अ स्मॉल मशीन दैट रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। एक छोटा सा मशीन होता है, एक छोटा सा, जो कि उड़ान के दौरान विमान के बारे में जानकारी को क्या करता है, रिकॉर्ड कर रहा होता है। दिस ब्राइट ऑरेंज और येलो रेक्टेंगुलर बॉक्स इज अ crafted withstand explosions, fire, water pressure and high speed crashes। यानी ये जो चमकीले नारंगी या पीले रंग का जो आयताकार बॉक्स है, ये विस्फोट, आग, पानी के दबाव और तेज गति की दुर्घटनाओं का सामना करने के लिए ही तैयार किया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी प्लेन क्रैश होता है तो पूरा विमान क्षतिग्रस्त हो जाता है और ब्लैक बॉक्स जो है वो कहीं निकल के क्या हो जाता है, कहीं दूर की ओर वो क्या हो जाता है, कहीं फेंका जाता है, तो उसी को सर्च करते हैं लोग। और ब्लैक बॉक्स में एक खासियत क्या है कि ये सभी तरह के प्रेशर को, सभी तरह के नरम या गर्मी या ठंडा, उसको वो क्या कर सकता है, उस मौसम को वो झेल सकता है। उसको इसीलिए इस तरह से बनाया गया है ताकि प्लेन में उस समय पर क्या कंडीशन थी वो सारी बातें उसके अंदर क्या होती हैं, रिकॉर्ड हो रही होती हैं, है ना। तो ये चीजें आप देखेंगे यहाँ पर। एक स्मॉल मशीन है जो रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग इट फ्लाइट जब चल रही होती है तो ये सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन है इसके पास होता है। It was discovered by Australian scientist David Warren. It is used to discover the cause of a plane crash. ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली जो विमान दुर्घटना होती है, इसकी खोज ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डेविड वॉरेन ने की थी और इसका उपयोग जो है वो विमान दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए क्या है, किया जाता है। तो यानी जैसे ही किसी भी कोई भी प्लेन क्रैश होता है और अगर उसका ब्लैक बॉक्स मिल जाता है तो सो व्हाट इट मींस, इससे ये पता चल जाता है कि जो इनसाइड स्टोरी थी, यानी उस समय पर क्या कंडीशंस थे, क्या कारण थे कि प्लेन क्रैश जैसी घटना घटी, ये सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। Most aircraft are required to be equipped with two black boxes, the cockpit voice recorder and the flight data recorder, ठीक है, that record the information about a flight and help reconstruct the events leading to an aircraft accident, ठीक है। अधिकांश विमानों में दो ब्लैक बॉक्स लगे होने चाहिए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है और दूसरा होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो उड़ान के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करते हैं और विमान दुर्घटना की ओर जाने वाली घटनाओं को फिर से संगठित करने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी अगर इसमें हम लोग बात करें तो जो ब्लैक बॉक्स है, ये ध्यान रखिएगा कि मेनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेसिकली देयर आर टू ब्लैक बॉक्स इन अ प्लेन। द फर्स्ट वन इज इन कॉकपिट, ओके। तो फर्स्ट वन जो उसमें आप कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं एंड द सेकेंड वन इज फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो उड़ान के बारे में जानकारी क्या करता है, रिकॉर्ड करता है और विमान दुर्घटना की ओर ले जाने वाले घटनाओं को फिर से ये क्या करते हैं, संगठित करने में। यानी आप सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं अबाउट द प्लेन क्रैश, कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द प्लेन क्रैश, आपको उसके बारे में जानकारी पता चल सकती है। अब आते हैं, द रिकॉर्डिंग डिवाइसेस आर स्टोर्ड इनसाइड अ यूनिट दैट इज जनरली मेड आउट ऑफ स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस सच एज स्टील और टाइटेनियम एंड ऑल्सो इंसुलेटेड फैक्टर्स सच एज एक्सट्रीम हीट, कोल्ड एंड वेदर्स। अभी मैंने इसके बारे में बताया यहाँ पर कि ये जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है, कोई एक ऐसी इकाई के अंदर संग्रहित किया जाता है जो आमतौर पर स्टील या टाइटेनियम या मजबूत पदार्थों से बनी होती है और अत्यधिक गर्मी, ठंडी, नरमी जैसे कारकों से ये अछूती रहती है, ठीक है ना। To protect these black boxes, they are equipped towards the tail end of the aircraft where the impact of the crash is usually the least, है ना। इस ब्लैक बॉक्स की सुरक्षा के लिए उन्हें विमान के पिछले हिस्से की ओर लगाया जाता है, जहां दुर्घटना, जो भी विमान दुर्घटना घटती है उसमें सबसे कम जो है यहाँ पर प्रभावित होने वाला हिस्सा जो होता है वो विमान का पिछला हिस्सा होता है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि ब्लैक बॉक्स को कहाँ पर मेनली जो है यहाँ पर, तो सुरक्षा के लिए इन्हें विमान के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, जहां दुर्घटना प्रभाव आमतौर पर क्या होता है,
कम होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो इसके सर्च जो है वो जारी है। AI-171 जो है प्लेन क्रैश की दुर्घटना जो अभी घटी, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें ब्लैक बॉक्स के माध्यम से मिल सकता है। और इसके साथ-साथ जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये जो यहाँ पर क्या AIB के द्वारा जो है इसको क्या किया जा रहा है, इसकी जाँच भी शुरू हो गई है कि क्या कारण थे, कौन से सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया कि जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है। इतना बड़ा जो है लॉस हुआ है पब्लिक्स का, है ना, लोगों का। अब सोच सकते हैं कि ये बहुत ही भयावह था, है ना, बहुत ही भयावह था कि प्लेन क्रैश में कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जाने जाने भी अपने आप में क्या है, ये बहुत दुखद है और बहुत ही क्या है, तो इसलिए इसकी सारी जांच होगी कि क्या कारण थे। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में, ठीक है? तो आइए यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि क्या है। इंडिया स्लिप्स टू 131 पोजीशन आउट ऑफ 148 कंट्रीज इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, है ना? इंडिया रैंक्ड 131 आउट ऑफ 146 इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, ड्रॉप्स 2 प्लेसेस। भारत के संदर्भ में अगर कहा जाए तो अभी जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें हमारी जो है हमने छलांग तो नहीं लगाई है, हाँ इनफैक्ट हमारा प्रदर्शन इसमें खराब, थोड़ा सा खराब हुआ है। आते हैं यहाँ पे, अब ये क्या है, ये 19वां रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का, ये ध्यान रखिएगा। सो बेसिकली इन द 19th एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, इंडिया स्लिप्ड 2 प्लेसेस फ्रॉम इट्स पोजीशंस लास्ट ईयर 129th। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 के 19वें संस्करण में भारत जो है ये पिछले वर्ष के अपने स्थान 129वें से 2 स्थान नीचे खिसक गया है, ठीक है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के संदर्भ में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रिपोर्ट इसके से रिलेटेड है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर कि जो भारत का 64.4% का जो समग्र लैंगिक समानता स्कोर था वो दक्षिण एशिया में सबसे कम है। सो बेसिकली ऑल्सो इंडियाज ओवरऑल जेंडर पैरिटी स्कोर ऑफ 64.4 इज अमंग द लोएस्ट इन साउथ एशिया। जब आप बात करेंगे कि साउथ एशिया में कौन से देश का बेहतर प्रदर्शन हुआ है, तो साउथ एशिया में बांग्लादेश का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ है एज पर द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स। बांग्लादेश इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मर इन साउथ एशियन कंट्रीज, जंपिंग 75 रैंक्स टू रीच 24th पोजीशन इन ग्लोबली। अब आप देख सकते हैं कि दक्षिण एशियाई देशों में बांग्लादेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश बनकर उभरा है, जो 75 रैंक की छलांग लगाकर वैश्विक स्तर पर 24वें स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें हम लोग और महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बात करेंगे, लाइक ओवरऑल यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी तक किसी भी अर्थव्यवस्था ने, अगर ये कहा जाए कि क्या किसी ने भी पूर्ण लैंगिक समानता को हासिल किया है, सो नो, द आंसर इज नो, because the overall no economy has yet achieved the full gender parity also. And what about the leading nations? So there you can see that Scandinavian countries like Finland, Iceland leads the ranking for 16th year running, followed by Finland, Norway, United Kingdom and New Zealand also. आइसलैंड लगातार 16वें साल रैंकिंग में सबसे आगे है, उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड का क्या है यहाँ पर स्थान है, ठीक है जी। तो आप ये रैंकिंग देख रहे हैं यहाँ पर। अब आते हैं इंडियाज ओवरऑल परफॉर्मेंस 2025 के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, सो व्हाट अबाउट द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एनुअली बेंचमार्क्स एंड करंट स्टेट एवोल्यूशन ऑफ जेंडर पैरिटी अक्रॉस द की डायमेंशन। सो बेसिकली आर्थिक भागीदारी और अवसर के संदर्भ में तो भारत की अर्थव्यवस्था के समग्र प्रदर्शन में निरपेक्ष रूप से सुधार हुआ है। आर्थिक भागीदारी में भी हमने 0.9% का सुधार हुआ है और यह 40.7% तक हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर हो गई है पहले के कंपैरेटिवली। देखिए हम बहुत कुछ सेक्टर्स में हमने काफी अच्छे किए हैं। और स्वास्थ्य और जीवन के बारे में अगर हम लोग बात करें, है ना, हेल्थ एंड सर्वाइवल, तो भारत में स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में भी उच्च समानता दर्ज की गई है, ठीक है जी, जो कि जन्म के समय लिंग अनुपात और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा में बेहतर स्कोर के कारण है। हालांकि पुरुषों और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा में समग्र काफी जो है समानता की प्राप्ति जो है मतलब कमी है। अगर देखा जाए तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम लोगों को वी हैव टू बी मोर फोकस्ड ऑन दिस।
पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण में समानता में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। संसद में महिला प्रतिनिधित्व 2025 में 14.7% से गिर करके 13.8% हो गए हैं, जिससे लगातार दूसरे वर्ष संकेतक स्कोर में गिरावट आई है। मंत्री स्तरीय भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 6.5% से गिरकर 5.6% हो गई है। देखिए किसी भी देश में ना देखा जाता है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप आप देख रहे हो, तो वहाँ पे महिलाओं का क्या कंडीशन है, खास तौर से उनकी कहाँ तक उनका जो है क्या देखेंगे, उनका पार्टिसिपेशन कहाँ तक है। तो इट मीन्स कि अगर महिलाएं यानी मोर वुमेन पार्टिसिपेट, इफ मोर वुमेन पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, सभी जगह पे उनकी बराबरी से अगर आप स्थिति दर्ज करेंगे, तो फिर हम क्या देखेंगे, तो कहा जाएगा कि भाई हमारे यहाँ पर किसी तरह का कोई जो है भेदभाव नहीं है। हालांकि भेदभाव तो सरकार ने बहुत पहले ही इसे रोकने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं, बट स्टिल वी हैव चैलेंजेस, है ना। अभी भी हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं, अभी भी आप देख सकते हैं, लाइक जैसे एक मुद्दा उठ रहा है कि भाई जो है मैरिजेस को लेके भी अभी भी क्या है, लाइक पसंद और नापसंद, उस पर भी क्या करना होगा, देखना होगा। मीन्स आपकी अपनी चॉइसेस होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना, दैट रियली मैटर्स, बिकॉज if you are economically independent, then after that you became the decision maker also। अगर उसके बाद ही आप डिसीजन मेकर जो है बन सकते हैं, अगर आप निर्णय लेने की स्थिति तक आते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो रैंकिंग में आप देख सकते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज में जो है जो परफॉर्मेंस के मामले में बांग्लादेश का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, और हम लोग कुछ अन्य मामलों में भी क्या है, कुछ मामलों में ठीक है, बट अभी कुछ मामलों में वी हैव सम चैलेंजेस और हमें उसमें इंप्रूव करने की जरूरत है। सो दिस इज बेसिकली रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो अभी आपने देखा। अब आते हैं यहाँ पे नाउ तोतापुरी मैंगोज। ये चर्चा में क्यों रहा, आम का सीजन है जैसा कि आप जानते हैं, इस टाइम पे लाइक जून जुलाई और मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अगस्त तक बाजार में आम जो है वो क्या रहता है, काफी पटा हुआ रहता है, भरा हुआ रहता है। दिस इज द सीजन ऑफ मैंगोज इन इंडिया। और भारत के जो आम है, बहुत अच्छी क्वालिटी के आम, जैसे आप देखेंगे सुनेंगे आप, मलिहाबाद हो गया उत्तर प्रदेश का, है ना, कुछ कुछ ऐसे आम हैं जो बहुत ज्यादा क्या है फेमस हैं। तो उस प्रकार से तोतापुरी आम जो है ये भी क्या है, काफी फेमस है। और ये चर्चा में क्यों आया है, इसके बारे में आइए बताते हैं। अब ये आप सोचेंगे कि कहीं जीआई टैग तो नहीं मिल गया अभी ऐसा, इसके बारे में आइए देखते हैं क्या डिस्प्यूट है यहाँ पे। So basically, Andhra Pradesh banned the entry of Totapuri mangoes from Karnataka into Chittoor district, sparking a cross-border trade dispute over mangoes pricing and market access। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने कर्नाटक से चित्तूर जिलों में तोतापुरी आमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे आमों की कीमत और बाजार पहुंच को लेकर अंतरराज्यीय व्यापार विवाद उत्पन्न हो गया है। डिस्प्यूट जैसे मान लीजिए कि आसपास के ही क्या है, यहाँ पर जो स्टेट्स हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, अब वहां पे क्या हुआ कि तोतापुरी मैंगोज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश ने बैन लगा दिया है। कर्नाटका से जो यहाँ पर जो आम आते थे। अब इसके बारे में आइए थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि जो बैन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये बैन क्यों लगा है, किस कारण से लगा है ये बैन, है ना। चूंकि भाई देखिए ये क्या है, आपसी में हम जब क्रॉस बॉर्डर जब हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं, तो सभी क्या है एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या करते हैं, यहाँ पे व्यापार वाणिज्य करते हैं, और एक जगह के सामान दूसरे जगह, दूसरे स्टेट के सामान दूसरे स्टेट में, तो ये यहाँ पर क्या है जाते हैं। तो ये हुआ क्यों है, कारण क्या है, इसके बारे में अब आइए देखते हैं। कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश जो है मैंगो डिस्प्यूट क्यों हुआ है, आइए देखते हैं यहाँ पे। चित्तूर जिले के जो कलेक्टर हैं आंध्र प्रदेश से कर्नाटक की तोतापुरी आमों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। सो चित्तूर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैंड तोतापुरी मैंगोज फ्रॉम एंटरिंग फ्रॉम कर्नाटका। कारण देखेंगे यहाँ पे, द प्राइस डिफरेंस, है ना, 8 kg जो है इन आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, ₹8 per kg in Andhra Pradesh with ₹4 state subsidy versus 5 to 6 kg in Karnataka led Andhra Pradesh to fear market invasion by cheaper Karnataka mangoes। ठीक है ना, मूल्य में चूंकि अंतर है, यही आंध्र प्रदेश में क्या है, आपको यहाँ पर मूल्य इसका 8 किलोग्राम है, मतलब 8 रुपया पर किलोग्राम, ठीक है, सब्सिडी सहित अगर आप देखेंगे।
और कर्नाटका में क्या है ₹5 है, ठीक है। तो चिंता का कारण ये है कि कर्नाटक के सस्ते आमों के आने से आंध्र प्रदेश के किसानों को नुकसान हो सकता है। मतलब समझ रहे हैं, देखिए ये भी तो क्या है, फार्मिंग ही है यहाँ पर, प्लांटेशन या है ना। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें एक चिंता ये भी है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि इससे ये हो जाए कि यहाँ के आम जो है वो प्रभावित होने शुरू हो जाए। तो अब सवाल ये उठता है, यानी एक तरह से समझिए कि ये ट्रेड को लेकर के जो फियर है उसके कारण यहाँ पर इसमें बैन लगा है, एंड जो प्राइस का वेरिएशन है उसकी वजह से भी। सो नो, एज पर द आर्टिकल, ठीक है ना, 301 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स शैल बी फायर जो है शैल बी फ्री थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 में अनुसार भारत के समस्त क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्र होने चाहिए, यानी कहीं किसी पे भी हम रोक नहीं लगा सकते हैं। एनी restrictions must meet reasonable justification under Article 304B and be passed by state legislature with the presidential assent. कोई भी प्रतिबंध केवल तभी वैध होता है जब वह अनुच्छेद 304 ख के अंतर्गत तर्क संगत और सार्वजनिक हित में हो, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की इसमें स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि कोई भी अगर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो उसके पीछे क्या होना चाहिए, वैलिड आपका रीजन होना चाहिए। तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे कि तोतापुरी आम जो है, जैसे आप देखेंगे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में मालदे आम होता है, डंका कई जगह बोलते हैं, अलग अलग उसके नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो तोतापुरी आम के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे कि अबाउट तोतापुरी आम ये क्या है ना, इसको लेकर के जो प्राइस वेरिएशंस है तो उस पे यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है ये पे, तो बेसिकली देखेंगे यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ देखिए, ये एक prominent juicy mango cultivator known for its elongated shape and parrot break-like tip, commonly used in juice and pulp extraction, especially by food and beverages industries। यानी खास तौर से इसको देखा जाए काफी मीठा और रसी, क्योंकि आम का तो देखिए नेचर ही ऐसा होता है, लेकिन उसमें कुछ जो आम में वेराइटीज होते हैं वो खास तौर पे पेय पदार्थ में यूज किए जाते हैं। तो उस तरह से इसका जो है पल्प निकाल के इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो है आपको बेवरेजेस जो है इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये साउथ इंडिया का, यानी स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ साउथ इंडिया, तो ये दक्षिण भारत की देशी किस्म है और इसे गिनीमुठी, सैंडरशा, बंगलोरा नामों से भी जाना जाता है। सो बेसिकली दिस इज द इंडिजिनस टू साउथ इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज गिनीमुठी, संदेशा एंड बंगलोरा, इस नाम से ये जाने जाते हैं। यहाँ की एक देसी जो है ये आम की क्या है यहाँ पे प्रजाति है। और उसके अलावा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो थ्राइव्स इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स विथ वार्म टेम्परेचर एंड ड्राई समर्स। इसका मतलब है कि यह आम उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से फलता है, जहां गर्म तापमान, सूखी गर्मियां, मध्यम वर्षा, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी हो। तो ये जो है तोतापुरी आम के लिए अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये इसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन इसके लिए क्या होता है यहाँ पे। हाँ, और इसके बारे में आप देखेंगे यहाँ पर कि ये क्या है, मध्यम यानी मीडियम साइज फ्रूट है विथ ग्रीनिश येलो स्किन। इसका आपने देखा अभी स्टार्टिंग में भी कि इसका जो स्किन है वो पूरी तरह से येलो नहीं है, इसमें ग्रीन और येलो दोनों मिला हुआ इसका स्किन होता है। इसके छिलके में कम कड़वापन होता है, जिससे जो इसका जो पल्प है वो बहुत अच्छा होता है। उच्च उपज और गुणवत्ता के कारण यह औद्योगिक पल्प प्रोसेसिंग के लिए अत्यधिक पसंद की जाती है, यानी बहुत हाईली प्रीफर्ड फॉर इंडस्ट्रियल पल्प प्रोसेसिंग ड्यू टू येल्ड एंड क्वालिटी, है ना। इसके वजह से ही ये क्या है, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में स्पेशली बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में इसका हाई डिमांड है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये क्यों चर्चा में आया तोतापुरी आम, और इसके पीछे का कारण क्या है, प्राइस वेरिएशन, और हमारा संविधान क्या कहता है इसके अकॉर्डिंग कि भाई ट्रेड और कॉमर्स के संदर्भ में अगर देखा जाए तो संविधान एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके बारे में भी हमने देखा यहाँ पर। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द कि व्हाई दिस इज इन न्यूज, भाई ये चर्चा में आया है तो ये क्यों आया है। और ये था आज के न्यूज का, जिसमें कि हमने आज जो है AIB के बारे में, उसके अलावा ब्लैक बॉक्स क्या क्या है, उसके अलावा जो है जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की क्या भूमिका रही, और अंततः तोतापुरी आम जो कि न्यूज में रहा, चर्चा में रहा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। सो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।